इन दिस लेक्चर हम लोग आज क्या करने वाले हैं, हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ेंगे इन सॉलिड्स। अब वैसे तो ये जो पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी होता है बच्चों, ये दो हिस्सों में हमें पढ़ना है। एक तो अब हमारा 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग है जो कि हम अभी करने वाले हैं, एंड इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी डूइंग 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। तब देखेंगे कि क्या पैकिंग फ्रैक्शन और क्या पैकिंग एफिशिएंसी होती है। तो ये बहुत ही आसान सा हिस्सा है बट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, सो वी नीड टू स्टडी पैकिंग फ्रैक्शन एंड पैकिंग एफिशिएंसी फॉर दोनों बातों में पढ़ना है, दोनों परिस्थितियों में पढ़ना है। एक जब 2 डायमेंशनल पैकिंग होगी बच्चों और जब 3 डायमेंशनल पैकिंग होगी, है ना। तो 2 डायमेंशनल चूंकि अभी हमें पहले करना है, तो देखो क्या होता है। 2 डायमेंशनल पैकिंग में जो पैकिंग फ्रैक्शन है, दो टर्म है बच्चों, फर्स्ट इज पैकिंग फ्रैक्शन एंड सेकंड इज पैकिंग एफिशिएंसी। दोनों में एक बहुत छोटा सा फर्क है। देखो क्या, तो पहले पैकिंग फ्रैक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है पैकिंग फ्रैक्शन? पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे आप एक यूनिट सेल लीजिए, तो 2 डायमेंशनल यूनिट सेल, वैसे तो यूनिट सेल 3 डायमेंशनल ही होता है। हम लोग तो पीछे भी पढ़ चुके हैं, कोई भी सॉलिड भाई 2 डायमेंशनल हो ही नहीं सकता है। लेकिन चलो पहले 2 डायमेंशनल पैकिंग, जो हम लोग स्क्वायर पैकिंग और हेक्सागोनल पैकिंग पढ़ते थे, तो पहले उस 2 डायमेंशनल पैकिंग में जरा देखें कि किस तरह से पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन होता है, फिर 3D में भी वैसे ही चलेगा। तो जब 2 डायमेंशनल पैकिंग होती है, उसका पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, इफेक्टिव एरिया ऑफ स्फीयर्स डिवाइडेड बाय टोटल एरिया ऑफ द यूनिट सेल। अच्छा, ध्यान रहे ये सारी बातें 2 डायमेंशनल की ही हो रही हैं, 3D की बात नहीं हो रही। अभी आगे हम फिगर देखेंगे, देन यू विल रियलाइज। पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब होता है, आप ऐसे समझिए कि जो यूनिट सेल का कुल एरिया है उसका कितना हिस्सा है विच इज कवर्ड बाय द स्फीयर। दिस कैन बी द डेफिनेशन ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन। मीन्स अगर एरिया को हम 1 यूनिट माने, तो जितना उसका पोर्शन कवर रहेगा बाय द स्फीयर्स इन 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, दैट इज कॉल्ड द पैकिंग फ्रैक्शन। तो अगर पैकिंग फ्रैक्शन का ये तो फॉर्मूला हो गया, आप पैकिंग फ्रैक्शन की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, है ना। तो मैं यहीं पर डेफिनेशन लिख दे रहा हूं, पैकिंग फ्रैक्शन की डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या होगी बच्चों, फ्रैक्शन ऑफ द एरिया, डेफिनेशन लिख सकते हैं, फ्रैक्शन ऑफ total area, fraction of total area of unit cell which is covered by spheres in 2 dimensions, वैसे बच्चों पैकिंग फ्रैक्शन की बात करी जाए या पैकिंग एफिशिएंसी की बात करी जाए, उसका एक्चुअल लॉजिक तो 3D में ही होता है, 3 डायमेंशन में होता है, बट स्टिल लेट्स स्टडी दिस थिंग ऑल्सो। तो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में जो पैकिंग फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा कि कुल एरिया का वो हिस्सा विच इज कवर्ड बाय द स्फीयर्स। स्फीयर मीन्स, स्फीयर्स का मतलब हो गया जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। स्फीयर का मतलब क्या हुआ यहाँ पर बच्चों, स्फीयर का मतलब हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अब वो पार्टिकल्स कैसे भी हो सकते हैं, हम लोग तो जब ड्रॉ करते हैं तो एक स्फीयर से ही ड्रॉ करते हैं, है ना। सो दिस इज द पैकिंग फ्रैक्शन। आगे बढ़ जाएं बच्चों, डन। अब पैकिंग फ्रैक्शन के बाद नंबर आता है पैकिंग एफिशिएंसी का। तो ये क्या है, ये कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। वो जो फ्रैक्शन था वो एब्सोल्यूट टर्म होता है बच्चों, उसी को परसेंटेज में रिप्रेजेंट करने को हम पैकिंग एफिशिएंसी बोलते हैं। मीन्स if we need to find the packing efficiency then it is in percentage
and its value is packing fraction into 100. That's it. हो गया. जैसे एक एग्जांपल लेते हैं. जैसे बात हुई कि भाई पैकिंग फ्रैक्शन को मैंने पीएफ लिख दिया. से पैकिंग फ्रैक्शन इज 0.9. मीन्स if the total area is 1, then 0.9 part is covered by the spheres. So this is the packing fraction. Fraction हमेशा बच्चों एक या उससे कम ही होता है ना? So if this is the packing fraction, then packing efficiency, which is PE. So what will be the packing efficiency? You will say, sir, this is 90%. You will say packing efficiency is 90%. बस इतना सा फर्क है. तो मेन बात है पैकिंग फ्रैक्शन, और उसी को अगर परसेंटेज टर्म में आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, देन यू कॉल इट पैकिंग एफिशिएंसी. दैट्स इट. सो ये एक छोटा सा एग्जांपल हो गया जो हमें ये समझाता है कि पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी में बेसिकली क्या रिलेशन है. अब पैकिंग फ्रैक्शन समझ गए, पैकिंग एफिशिएंसी समझ गए. ध्यान रहे लेकिन ये पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी जो भी बात हो रही है, ये सब 2 डायमेंशनल परिपेक्ष में चल रही है बात, है ना. अगर हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री लेंगे तो फिर मामला अलग हो जाएगा. 3 डायमेंशनल में एरिया की बात नहीं रहेगी, फिर वॉल्यूम आ जाएगा बच्चों. तो दैट विल बी कवर्ड इन द लेटर लेक्चर. अगले लेक्चर में करेंगे उसको. देखो, तो स्टार्ट किया जाए 2 डायमेंशनल में. सबसे पहला नंबर आता है बच्चों स्क्वायर पैकिंग का. हम लोगों ने 2 ही पैकिंग पढ़ी 2 डायमेंशन में. एक तो हेक्सागनल क्लोज पैकिंग पढ़ते हैं और एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग पढ़ते हैं. तो लेट्स स्टार्ट विथ स्क्वायर पैकिंग. क्या होता है जरा समझो. अगर स्क्वायर पैकिंग की बात करें, सो दिस इज द फिगर ऑफ द स्क्वायर पैकिंग. अगर आपने पीछे के लेक्चर किए होंगे तो आपको याद आ गया होगा, हाँ सर ने ये पढ़ाया था स्क्वायर पैकिंग. इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है कि ऑल द सर्कल्स आर परफेक्टली इन अलाइनमेंट, whether you see it vertically or you see it horizontally. सारे के सारे सर्कल्स या सारे के सारे स्फीयर्स क्या होते हैं? 2D एक लाइन में होते हैं, है ना. हर लेयर के स्फीयर्स एक लाइन में होते हैं. अच्छा ठीक. अब चूंकि हम लोग बच्चों बात कर रहे हैं, वैसे तो ये स्फीयर्स हैं, लेकिन जब हम 2D में बात करेंगे तो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम क्या करेंगे? हम मानकर चलेंगे कि ये सर्कल है, तो सर्कल की तरह ट्रीटमेंट करेंगे. हाँ, तो देखो सर्कल में क्या होता है. अब एक जो स्क्वायर पैकिंग है, तो स्क्वायर पैकिंग में जो यूनिट सेल होता है, उस यूनिट सेल को इस तरह से अज्यूम किया जाता है. सो दिस इज द स्क्वायर. ये एक यूनिट सेल का स्क्वायर हो गया. अच्छा, हमने क्या किया कि 4 स्फीयर्स जो एक स्क्वायर में थे उनके सेंटर्स को ज्वाइन कर दिया. सो वी गेट अ स्क्वायर. नाउ दिस इज द स्क्वायर. अब हमें क्या करना होगा बच्चों? हमें ये देखना होगा कि इस स्क्वायर का टोटल एरिया क्या है. पहले तो वो कैलकुलेट कर लेना है. उसके बाद फिर क्या कैलकुलेट करेंगे? उसके बाद कैलकुलेट करेंगे कि आउट ऑफ दैट कंप्लीट एरिया ऑफ द स्क्वायर, हाउ मच पोर्शन इज कवर्ड बाय दीज स्फीयर्स. एक्चुअली दीज आर स्फीयर्स, बट वी विल सी कि ये जो सर्कल्स हैं, हमें 2D में तो सर्कल ही नजर आएंगे, तो हम क्या करेंगे? इस स्क्वायर का एरिया लिखेंगे और फिर इन सर्कल्स का क्यूमुलेटिव एरिया रहेंगे विच आर इनक्लोज्ड इन दिस स्क्वायर, और फिर डिवाइड कर देंगे. तो वी विल हैव द पैकिंग फ्रैक्शन. देखो कितना आसान. तो सबसे पहले ये जो स्क्वायर यूनिट सेल है 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में, ये बच्चों 2 डायमेंशनल तो कोई यूनिट सेल होता ही नहीं है, बट 3D को समझने के लिए पहले 2D को समझना जरूरी होता है. सो दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस. तो बच्चों जरा देखो गौर से, इस स्क्वायर को देखो. तो मान लेते हैं कि ये जो स्क्वायर है इसका साइड लेंथ a है ना. हमने माना कि इसका साइड लेंथ जो है वो कितना है? दैट इज a. सॉरी, हाँ, तो हमने माना दैट द साइड लेंथ इज a. ओके. अब ये जो एक स्फीयर दिख रहा है, तो इसकी अगर रेडियस r है बच्चों, तो ये तो r हो गया इतना लेंथ. फिर दिस इज द डायमीटर, सो दिस इज ट्वाइस r एंड दिस इज अगेन r. तो इस
स्क्वायर ABCD का जो डायगोनल BCD है दैट इज हाउ मच, दैट इज 4R। अच्छा, एक बात ही समझ आ गई। एक और बात देखिए, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज तो क्या हो गई, पहली चीज हो गई कि एरिया ऑफ द स्क्वायर यूनिट सेल इन टू डायमेंशन दैट इज A स्क्वायर, वेरी गुड। उसके बाद आता है एरिया ऑफ द स्फीयर्स इनसाइड यूनिट सेल। अब स्फीयर्स है लेकिन हम लोग 2D की बात कर रहे हैं तो सर्किल की तरह दिखेंगे। तो जरा गौर से देखो बच्चों, कितने स्फीयर इस स्क्वायर में दिख रहे हैं हमें। देखो, एक ये वाला स्फीयर तो कंप्लीट ही है ना, ये तो पूरा का पूरा नजर आ रहा है। अच्छा, फिर ये जो कॉर्नर वाले स्फीयर हैं, ये कॉर्नर वाले स्फीयर का कुछ पोर्शन तो इस स्क्वायर के अंदर इनक्लोज्ड है, कुछ बाहर भी है ना। वैसे अगर आप ठीक से देखें तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल है एंड द कंप्लीट एंगल इज 360 डिग्री। सो 1/4 ऑफ द एंगल इज दिस। तो ये जो आर्क है, दिस आर्क इज 1/4 ऑफ द टोटल एरिया। तो आप कह सकते हैं कि ये जो कॉर्नर वाले हैं स्फीयर, इनका 1/4 एरिया बच्चों इनक्लोज्ड है इनसाइड दिस स्क्वायर। अच्छा, ठीक। और ऐसे कितने स्फीयर हैं? 4 हैं। तो अगर हम बच्चों इन सभी स्फीयर्स का एरिया लिखना चाहें विच आर इनसाइड द स्क्वायर, तो कैसे लिखा जाएगा? तो 4 स्फीयर्स तो ये कॉर्नर वाले हैं एंड ईच स्फीयर हैज 1/4 एरिया इनक्लोज्ड इनसाइड द स्क्वायर। So we will have 4 into pi r square is the total area of the sphere। चूंकि 1/4 है तो 1/4 pi r square। तो इन 4 स्फीयर का मामला निपट गया। और ये जो बीच वाला स्फीयर है, ये कितना एरिया इंक्लूड करेगा? सो दिस इज कंप्लीट विच इज pi r स्क्वायर। सो इफ यू ऐड दिस, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाना है बच्चों। तो pi r स्क्वायर प्लस pi r स्क्वायर दैट इज 2 pi r स्क्वायर। एक बात। दूसरी बात, चूंकि ये इस स्क्वायर का जो डायगोनल BD है, सो दिस इज A√2 एंड दिस A√2 इज 4R है ना। दिस A√2 इज हाउ मच? दिस इज 4R। सो द वैल्यू ऑफ R इज A/2√2। A/2√2। चूंकि बच्चों हमें जब एरिया को आपस में डिवाइड करना है तो आइदर यू राइट बोथ एरियाज इन टर्म्स ऑफ A और बोथ एरियाज इन टर्म्स ऑफ R। तो जैसे हमारा ये सर्कल जो इनक्लोज्ड है उनका एरिया आ गया 2 pi r स्क्वायर। अब इस r को हम लोग रिप्लेस करने जा रहे हैं A/2√2 से। तो वी विल हैव द एरिया इन टर्म्स ऑफ A। ओके, तो चलो अब क्या करते हैं कि उस r को रिप्लेस कर दिया A/2√2 से, तो हमारा जो रिजल्ट आया दैट इज pi a square by 4। सो एरिया ऑफ द स्फीयर्स इज pi a square by 4। अब पैकिंग फ्रैक्शन की डेफिनेशन या उसका जो फॉर्मूला है इन 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, वो क्या है? दैट इज द एरिया ऑफ द स्फीयर्स डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ द यूनिट सेल, एवरीथिंग इन 2D। तो एरिया ऑफ द स्फीयर तो बच्चों ये आ ही रहा है pi a square by 4 एंड द एरिया फॉर द यूनिट सेल वाज A square। सो इफ यू डिवाइड दिस यू आर हैविंग अ आंसर विच इज pi/4। कैसा मैंने गलत लिख दिया है? ये तो भाई pi/4 है। A स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा एंड वी विल हैव pi/4। तो अगर हम 3.14 में 4 से डिवाइड करेंगे तो लगभग 0.785 आता है। तो यही हुआ बच्चों अपना पैकिंग फ्रैक्शन। सो इफ दिस इज द पैकिंग फ्रैक्शन, यू मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय 100 एंड वी विल हैव द पैकिंग एफिशिएंसी। So packing efficiency is how much? 78.5%. Packing fraction is 0.785। अच्छा, अब एक बात और पूछी जा सकती है, ये पैकिंग फ्रैक्शन दरअसल क्या दिखाता है? ये बताता है कि उस टोटल एरिया ऑफ द यूनिट सेल का कितना पोर्शन है विच इज इनक्लोज्ड बाय द स्फीयर्स और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका ये मतलब हुआ कि इतना ही एरिया है जो पार्टिकल से घिरा हुआ है, बाकी मैदान साफ है, बाकी खाली है, बाकी वैकेंट है, वॉइड है। सो इफ दिस इज द पैकिंग फ्रैक्शन, देन व्हाट इज द वॉइड फ्रैक्शन? मींस हाउ मच पोर्शन इज कंप्लीटली वैकेंट और वॉइड। तो आप 1 में से इस पैकिंग फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सो व्हाट इज द वॉइड फ्रैक्शन? दिस इज 1 माइनस, ये वॉइड फ्रैक्शन कैसे आया? आप इस 1 में से पैकिंग फ्रैक्शन को बच्चों क्या करो?
subtract कर दो. So the answer is 0.215. So this is the void fraction. And what is the void percentage? Again you multiply this fraction by 100 to get the void percentage. और you can do 100 में से आप पैकिंग एफिशिएंसी को सबट्रैक्ट कर दीजिए तो भी आपको वाइड परसेंटेज मिल जाएगा. तो पैकिंग फ्रैक्शन के अलावा जो कुछ है वो वाइड फ्रैक्शन है, या पैकिंग के अलावा जो कुछ है वही वाइड है ना. सो दिस इज फॉर द स्क्वायर 2 डायमेंशनल पैकिंग. अब इसके बाद हमने पढ़ना है हेक्सागोनल 2 डायमेंशनल पैकिंग. तो आपको अगर याद होगा तो पीछे हम लोग पढ़ते थे ना पिछले लेक्चर्स में, जब हम लोग इन सब चीज़ों को डिटेल में किए थे कि जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है दैट इज मोर एफिशिएंट, है ना, एंड मोर टाइटली बाउंड. वाई? क्योंकि इसमें वॉइड बहुत कम रहता था. तो इसका मतलब ये हुआ, अभी तो हमने पढ़ा नहीं है, अभी आगे पढ़ना है, लेकिन ये बात मन में अवश्य आनी चाहिए कि यार स्क्वायर में पैकिंग फ्रैक्शन अगर 0.78 आ रहा है तो हेक्सागोनल में ज़रूर इससे ज़्यादा आना चाहिए. ये बात तो पहले से दिमाग में तय रहे कि हम कैलकुलेट करें भले ही, लेकिन हमारा आंसर डेफिनेटली इससे ज़्यादा आएगा. जो वॉइड आएगा, जैसे यहाँ पे 21.5% है. देखो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कुल एरिया ऐसा है जिसका 21.5% जो एरिया है, जो जगह है, वो खाली पड़ी है, यूटिलाइज ही नहीं हुई, उसमें कुछ है ही नहीं, है ना, हॉलो है, वैकेंट है. ये हुआ स्क्वायर पैकिंग. तो जितना यहाँ खाली अनयूज्ड एरिया है उससे कम अनयूज्ड एरिया रहेगा हेक्सागोनल में. ये बात तो पहले से स्पष्ट होनी चाहिए. कैलकुलेट भी करके देख लेते हैं. चलो अब नंबर आता है हेक्सागोनल 2 डायमेंशनल पैकिंग का. हेक्सागोनल पैकिंग इन 2 डायमेंशन. देखो, सो दिस इज द फिगर ऑफ हेक्सागोनल पैकिंग. दिस मस्ट बी द फिगर जो आपको याद होना चाहिए कि ये भी हम लोग पहले से पढ़ते थे बच्चों. तो क्या होता है ये हेक्सागोनल पैकिंग? इसमें क्या होता है पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी? तो देखिए, इसकी एक यूनिट सेल का जो एरिया लेना है दैट इज अ हेक्सागन. और वो हेक्सागन तक हम कैसे पहुंचते हैं? इन 6 स्फीयर्स के सेंटर्स को आप ज्वाइन कर दीजिए. तो 2 डायमेंशन में यू विल हैव अ रेगुलर हेक्सागन, मीन्स इट्स ऑल एज और ऑल साइड लेंथ्स आर सेम. चलो अच्छी बात है. अब इसकी जो साइड लेंथ है, से द साइड लेंथ इज अगेन ए. जैसे हमने स्क्वायर में साइड लेंथ ए लिखा था, यहां भी ए ही लिख लिया. अच्छा, एक और बात बड़ी काम की है इस रेगुलर हेक्सागन में, इफ यू लुक केयरफुली. तो रेगुलर हेक्सागन में एक जो ये एंगल होता है दिस इज 120 डिग्री. सो इफ यू लुक एट से दिस एंगल, हाउ मच इट इज? सो दिस इज 60 डिग्री. Similarly, this is also 60 degree. तो ये जो मैंने डॉटेड करके इनके जो डायगोनल्स ड्रॉ किए हैं, so if you look at any of the triangle, so this angle is 60, this is 60, and this is also 60. So all 3 angles are same, means this is an equilateral triangle. This is an equilateral triangle, and if the edge length of the hexagon is A, तो ये सब कुछ A ही है बच्चों. दिस ऑल इज ए. तो इसकी तीनों साइड लेंथ ए है. चलो एक तो ये बात बनी. और एक बात समझिए, जैसे अब जो अपना ये जो स्फीयर है, इस स्फीयर का रेडियस अज्यूम कर लेते हैं, से दिस इज आर. तो ये बात भी स्पष्ट हो रही है कि जो 2r है दैट इज इक्वल टू ए. द 2r इज इक्वल टू ए. आप यहां से भी देख सकते हैं बच्चों, ये रेडियस है और ये रेडियस है. सो इफ यू ऐड बोथ द रेडियस यू आर गेटिंग ए. So first thing in this figure, that is, these triangles are equilateral and the 2r is equal to a. So let size of the regular hexagon is a. Size थोड़ा appropriate word नहीं है बच्चों, आप side लिखें, है ना. अब अगर इस हेक्सागोनल ये जो 2 डायमेंशनल एरिया है, इस एरिया में हमें फिर ये देखना होगा कि कितने स्फीयर्स इनक्लोज्ड हैं, है ना बच्चों. तो एक स्फीयर तो दिख रहा है कि वो तो कंप्लीटली इसके अंदर है. एंड देयर इज वन मोर स्फीयर एट एवरी कॉर्नर ऑफ दिस हेक्सागन.
देखो बच्चों, तो कुल अगर 360 डिग्री एंगल है तो वी गेट अ सर्कल, तो उसका उतना पोर्शन या उतना आर्क इनक्लोज्ड है विच मेक्स 130 डिग्री एंगल। तो आपको थोड़ा सा अगर मैथ्स आता है तो आप देख के बता सकते हैं कि चूंकि सर 120 डिग्री इनक्लोज्ड है तो 1/3 सर्कल जो है दैट इज इनक्लोज्ड इनसाइड दिस हेक्सागन, और 2/3 सर्कल क्या है, बाहर है। वैसे मैंने कैलकुलेट भी कर दिया इसमें। सो ईच कॉर्नर स्फीयर इज प्रेजेंट 1/3 in hexagon. Why? Because angle of the arc is 120 degree, or you can say 2 pi by 3. अच्छा, तो area of each corner sphere inside the hexagon, तो कितना एरिया है बच्चों? तो एरिया ऑफ द आर्क हम लोग क्या पढ़ते हैं, थीटा बाई 2 पाई इंटू पाई आर स्क्वायर। वैसे इतने की भी जरूरत नहीं थी, आप सीधा क्या करते, आप पाई आर स्क्वायर लिखते बच्चों और डिवाइडेड बाई 3 कर देते, बस हो गया। चूंकि 1/3 एरिया इनक्लोज है, मैंने पूरा ही कर दिया है, चलो ठीक है। सो थीटा बाई 2 पाई इंटू पाई आर स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ एन आर्क। सो थीटा इज हाउ मच, 120, 2 पाई इज 360 एंड पाई आर स्क्वायर, सो दिस इज 1/3 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, तो ये तो भाई कॉर्नर वाले 6 स्फीयर हो गए, सबका एरिया 1/3 पाई आर स्क्वायर है। तो इफ यू एड ऑल दीज 6 आर्क and plus this one circle, so we get the complete area enclosed by these spheres, or you can say circle in 2D. So area of all spheres inside hexagon is how much? तो 6 तो ये है पाई आर स्क्वायर बाई 3 वाले, और एक है कंप्लीट विच इज पाई आर स्क्वायर जो कि एकदम सेंटर पर रखा हुआ। तो ये बच्चों कैंसिल हो जाएगा 2, सो वी आर हैविंग द आंसर 3 पाई आर स्क्वायर। तो आउट ऑफ द टोटल एरिया ऑफ दिस हेक्सागोनल यूनिट सेल, 2D यूनिट सेल, बच्चों फिर समझ लीजिए, यूनिट सेल 2D कभी नहीं होता है, वो केवल एक आपको समझाने का तरीका है कि 2 डायमेंशन में कितना एरिया कवर्ड बाय द सर्कल्स है और कितना एरिया खाली है ना, एकदम इस बात पर क्लियर रहें। सो द एंटायर एरिया ऑफ दीज स्फीयर्स इज 3 पाई आर स्क्वायर। अब अगर हमें पैकिंग फ्रैक्शन चाहिए तो हमें क्या करना होगा, इस हेक्सागन का एरिया देखना होगा और फिर उस एरिया को इससे डिवाइड, फिर क्या करना होगा कि इस 3 पाई आर स्क्वायर में वो वाला एरिया डिवाइड कर देना होगा, तो कंप्लीट आंसर हो जाएगा। देखो बच्चों, अच्छा अभी हम लोग देखे थे कि जो 2R था दैट वाज A, तो अपना जो टोटल एरिया स्फीयर्स का या सर्कल्स का है दैट इज 3 पाई आर स्क्वायर, तो R को आप A/2 कर दीजिए। So now you are having the area is 3/4 pi a square. Okay. अब ये जो अपना रेगुलर हेक्सागन है, दिस इज accumulation of 6 equilateral triangles, है ना। एक तरीका है रेगुलर हेक्सागन का एरिया बताने का कि हेक्सागन में क्या है कि 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल है और हर इक्विलेटरल ट्रायंगल का एज लेंथ a है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का बच्चों टोटल एरिया होता है √3/4 a square, एंड देयर आर 6 सच इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, तो आप 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो यू गेट दिस आंसर एज द टोटल एरिया विच इज 3/2 √3 a स्क्वायर। ओके, तो अब जो पैकिंग फ्रैक्शन हमें लिखना है, तो 3/4 पाई a स्क्वायर, सो ये तो कुल एरिया था स्फीयर्स का और ये कुल एरिया है हेक्सागन का। सो ये डिवाइड, और a स्क्वायर से a स्क्वायर बच्चों कैंसिल हो जाना है, 3 कैंसिल हो गए। सो नाउ द आंसर इज पाई बाई 2√3, है ना। द आंसर इज पाई बाई 2√3। अब आप पाई की वैल्यू रख दीजिए, √3 रख दीजिए, 1.732 पाई इज 3.14 एंड यू विल हैव ऑलमोस्ट 0.906। देखो, अब देखो बच्चों, थोड़ी देर पहले अगर आपको याद होगा तो आपका जो पैकिंग फ्रैक्शन स्क्वायर पैकिंग में था दैट वाज 0.78 समथिंग। अब देखिए यहाँ पर कितना ज्यादा आ गया, तो ये तो पहले से ही तय था, ये तो होना ही था। So the packing fraction for the hexagonal 2D packing is 0.906। अब अगर हमसे पूछा जाए भाई पैकिंग एफिशिएंसी बताइए, तो बस बहुत आसान, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। सो वी हैव 90.6%। और अगर वाइड फ्रैक्शन पूछा जाए तो कितना हिस्सा है जो वैकेंट है। सो इफ दिस मच पोर्शन इज द पैक्ड पोर्शन, तो 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सो वी विल हैव द वैकेंट पोर्शन। सो वैकेंट पोर्शन इज हाउ मच, 0.906 को 1 में से हटा दीजिए,
तो कितना हो गया, ये हो गया 0.094। अब वॉइड परसेंट अगर पूछना है तो वॉइड फ्रैक्शन आ गया, तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो यू विल हैव वॉइड परसेंटेज। और यू कैन से जो पैकिंग एफिशिएंसी है उसको 100 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, स्टिल वी विल हैव वॉइड परसेंटेज, है ना। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि वॉइड परसेंटेज, अगर आपको याद हो कि वहाँ पर जो वॉइड परसेंटेज था दैट वाज ऑलमोस्ट 21.5% आई थिंक, और यहाँ पर जो वॉइड परसेंटेज है वो कितना है बच्चों, दैट इज ओनली 9.44%। सो दिस पैकिंग इज डेफिनेटली मोर एफिशिएंट in comparison to the square. So the packing efficiency for hexagonal, it is greater than that of square. So we can say that the hexagonal packing is more efficient than square packing. So this was all about for the packing fraction of two-dimensional close packing, square as well as hexagon. Thank you, bachcho.